सर आज की ये कह रहे हैं कि डिस्टर्ब मत करो जी। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथी सहयोगी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री विक्रम ठाकुर जी, पूर्व में रहे मंत्री और वर्तमान में आप विधायक हैं। हमारे साथ में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री रविंदर सिंह रवि जी और हमारे नवनिर्वाचित सम्माननीय जिला के अध्यक्ष श्री अजय खट्टा जी। पत्रकार मित्रों, आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो बजट हाल में ही 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था। इस बजट की जो विशेषताएं हैं उनको समाज के बीच में हम ले करके जाएं, क्योंकि समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित लाभान्वित हुआ है। तो इस संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हुआ। इस शहर के और इस संगठनात्मक जिला के बहुत से ऐसे व्यापारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया था या काम कर रहे हैं, आज के इस संगोष्ठी में वो उपस्थित हुए। आपके माध्यम से भी हम अपनी इस बजट की उपलब्धियों को, विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। 1 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत हुआ और ये बजट 2047 ऐसा राष्ट्र मजबूत बने, विकसित देश बने, उसका ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मोदी जी का एक विज़न है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और दूसरा उनका विज़न है, एक टैगलाइन है, या जिसको ले करके पिछले 10 वर्षों से राजनीति में प्रधान सेवक बन करके वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस देश का जो गरीब है उसके कल्याण की योजनाएं बनाई जाए। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में योजनाएं समाज के बीच में ले करके जाएं। युवा जो है इस देश की संपदा है, उसको टेक्निकली इक्विप्ड किया जाए। और किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाएं। तो 4 इंजन है इस बजट के, जिस दिशा में ये रेल के डिब्बे जो हैं वो खींचे जा रहे हैं। इसी बात को मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां पर इन 4 वर्गों को लेकर के योजनाएं बनाई गई हैं, वहां पर विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य हैं, यानी इस देश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए, एक्सेसिबल मिलनी चाहिए, ड्यूरेबल मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल मिलनी चाहिए। उसका एक सबसे संजीदा उदाहरण है, वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। और हमने भी अपने समय हिम केयर योजना शुरू की थी। अब उसी योजना को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष के उन सीनियर सिटीजन के लिए एक योजना शुरू की है, यानी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा इस देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इस शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनका निष्पादन जो है, और सबसे बड़ी बात, परिवार में 2 अगर सदस्य हैं, 5 लाख रुपया वो कार्ड खत्म हो जाता है तो वो जनरेट हो जाएगा। 5 लाख, जैसे हस्बैंड है तो 5 लाख, श्रीमती है तो 5 लाख। ये प्रावधान पहली बार, जिसको मैं कह सकता हूं कि मोदी केयर के नाम से ये स्कीम, आयुष्मान जहां पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार उसमें लाभान्वित होते हैं। तो ये सारी बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं ताकि जो हमारा इस देश का नागरिक है वो स्वस्थ रहे, उसकी जेब ढीली ना हो। और 10,000 मेडिकल सीट्स और बढ़ाई जाएंगी। 36 जो दवाइयां हैं उसके ऊपर कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा। और 6 दवाइयां ऐसी हैं जीवन रक्षक, अगर तुरंत दे दी जाए तो व्यक्ति की जान बच सकती है, बच जाती है। उसके ऊपर भी रियायती प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। यानी अगर पूरे देश की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 16 से लगभग 20 से ज़्यादा एम्स हिंदुस्तान में बन गए। एक उपहार हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मिला। मुझे याद आ रहा है वो समय
यानी यहाँ 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एक MMU मेडिकल कॉलेज है, एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लीनियर एक्सीलेटर जैसे लग गए हैं, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पर बन गए हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार हठ धर्मिता के कारण उन योजनाओं को धरातल के ऊपर नहीं उतार रही है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आरोप लगता है कि हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। 11,806 करोड़ रुपया की व्यवस्था जो है इस बजट में प्रस्तावित की गई है। आप देखते होंगे कि PMGSY हो गया, CRF हो गया, नाबार्ड हो गया। हालांकि नाबार्ड में हिमाचल प्रदेश जो है वो विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पर भारत सरकार नहीं कर रही है। यहाँ के मंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो उनको पूरा सहयोग देते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, इसलिए कभी भी हिमाचल प्रदेश के साथ इस अनुदान में, सहयोग में कभी किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं। तो ये सारी बात मैं यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गरीबी की अगर बात करूँ तो गरीबी अगर 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना दी गई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है, यहाँ पर फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस देश में 3 करोड़ से ज़्यादा मकान बने हैं। इस देश में लगभग 54 करोड़ से ज़्यादा जन धन के खाते खुले हैं, जिसमें लगभग 60% जो है वो महिलाओं के खाते हैं। हिंदुस्तान में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद और जन धन खाते खुलने के बाद लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है, यानी भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, उसके लिए ये विकसित भारत की एक मजबूत योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट में निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से प्रस्तुत हुई हैं। ये मैं यहाँ पर बात रखना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में कहा गया कि शिक्षा जो है वो गुणवत्ता वाली हो और उसके लिए नई शिक्षा नीति की पहल की गई है। मैकॉले की शिक्षा वाइट कॉलर जॉब तैयार करने वाले लोग तैयार होते थे, उससे हट करके, यानी हिंदुस्तान में मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में 20 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया। स्टार्टअप के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान कर दिया गया। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान नौजवानों के सहारे उनको टेक्निकली ट्रेड करने के बाद वो अपना स्वावलंबन, अपना रोजगार स्वयं पैदा कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, चाहे अन्य महिलाओं के लिए समाज में दी जाने वाली योजनाएं हैं, यानी समाज के हर वर्ग में इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात, विक्रम ठाकुर जी तो हमारे उद्योग मंत्री रहे, स्वावलंबन योजना आज मृत पड़ी हुई है, मृत पड़ी हुई है। और मुझे कोरोना का समय याद है, उस समय इन्होंने योजना शुरू की थी कि भाई सब दुकानें बंद हो गई, काम धाम नहीं रहा, तो आओ स्वावलंबन योजना हम शुरू करते हैं। बजट का प्रावधान किया गया, परंतु अब इस बजट की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कहा गया है कि लघु सूक्ष्म MSME ऐसा करके जो उद्योग हैं उनको हम पोषित करेंगे। और पोषित जो है भारत सरकार उसके लिए नौजवानों को ट्रेंड करेगी, शुरुआत हो चुकी है। मुद्रा लोन जैसे जो लोन है वो दिए जाएंगे ताकि नौजवान स्वरोजगार पैदा करें। और इस बजट में और पिछले बजट की तरफ अगर, क्योंकि कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ये बजट वो नहीं है कि हर साल जो आता है वो पिछले बजट की भी पूर्ति करने के बाद आगे बढ़ता है। तो उसमें कौशल विकास जो है, 20 लाख नौजवानों को रोजगार का प्रावधान है। हिमाचल को लाभ नया रोजगार, इंटर्नशिप अफसर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर ऐसे नौजवानों को रोजगार का प्रबंध करने की व्यवस्था की गई है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट जनहित का है, समाज का है, गरीब का है, मध्यम वर्ग का है, एंटरप्रेन्योर्स का है, विकसित भारत का है। यहाँ पर सभी संपन्न बने, उस दिशा में
ये बजट विकसित भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है। ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस जहाँ भारत सरकार खुले मन से यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ। अब ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का विधानसभा क्षेत्र है। मैं और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी जो केंद्र सरकार दे रही है उसका धन्यवाद करो। वो धन्यवाद नहीं हो रहा है। अब अगर 6 नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, वो बन नहीं रहे हैं, काम शुरू हो गया है। 10,000 करोड़ रुपया हर नेशनल हाईवे के ऊपर खर्च हो रहा है। कितने सुंदर रोड्स बन करके तैयार हो रहे हैं। मुझे याद है कि 1,727 करोड़ रुपया तो जब यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय भारत सरकार ने दिए थे, वो खर्च नहीं हुए इनसे। और दूसरी तरफ शोर मचाते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रेल का लगभग 25%। श्री अनुराग ठाकुर जी हमारी आवाज़ और उनके साथ हमारे माननीय सांसद, चाहे हमारे सुरेश जी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद हमारे कुमारी इंदु गोस्वामी जी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर सिकंदर जी हैं, हर्ष महाजन जी हैं, इन सभी की बात को वहाँ पहुँचाया जाता है, जिसको हम समय समय पर आपके द्वारा अखबारों प्रिंट मीडिया के द्वारा देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे सांसद भी दिल्ली में जा कर के अपनी आवाज़ रखते हैं, धन प्रबंधन योजनाओं के लिए पैसा पोषित करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी की सोच शायद उस लेवल की नहीं है। यानी मित्रों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, पर आम जनता जो है वो प्रताड़ित है। और पिछले लगभग 2 सालों में हम देख सकते हैं कि महिलाएं दुखी हैं, नौजवान दुखी है। नौजवान रोजगार के लिए यहाँ आया था कि 1 साल का 1 लाख रोजगार मिलेगा, और सरकारी मिलेगा, पक्का मिलेगा, पेंशनेबल मिलेगा। चिंतपूर्णी के दरबार में जाकर के कसमें खाते थे, पर अब नौजवान भी दोराहे पर खड़ा है। किसान का वो 2 रुपये किलो गोबर भी किसानों को नहीं मिल रहा है, 300 यूनिट बिजली का नहीं मिल रहा है। जो हमारे समय संस्थान थे, एसडीएम ऑफिस थे, वो बंद कर दिए गए। तो यही मैं सारी बात यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ। वो यहाँ देहरा के भी उनके धर्मपत्नी सम्माननीय विधायिका हैं, लोगों ने जितवाया है, परंतु हिमाचल प्रदेश का भी वो ध्यान रखें और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी जरूर ध्यान रखें। यही कहना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर केंद्र सरकार सहायता ना दे तो ये अपने ही बोझ में दब जाएंगे। इनको धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और जगत प्रकाश नड्डा जी का होना चाहिए। ये बात मैं कहना। सर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आज बयान आया है। उनका कहना है कि गारंटीज भी हमारे ध्यान में है, पर वित्तीय स्थिति जो है ठीक नहीं है, फिर भी गारंटीज को पूरा किया जाएगा। क्या कहेंगे? गारंटियाँ हमारे से पूछ करके तो दी नहीं थी, और हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है कि जो हमारे से पूछा नहीं उसके लिए हम कमिटेड हों। जो उन्होंने कहा था उसको वो पूरा करें, वित्तीय प्रबंधन वो ठीक करें। वो जो बड़ी फौज उन्होंने एडवाइज़र के रूप में, ओएसडी के रूप में बनाई हुई है, उनको वो हटाएं और जनहित की चिंता करें। और बड़े बड़े काफिले, तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि एमएलओ के आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ। पुलिस वाले तो तंग हैं, वो कहते हैं कि हम कानून की सुरक्षा की क्या बात कहें, हमें तो चाकरी करनी पड़ती है, एमएलओ की चाकरी करनी पड़ रही है। तो कई बार हम कहते हैं भाई यहाँ नशा बढ़ रहा। उन्होंने कहा जी हम खनन है या हमारा अन्य माफिया है, उन तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये प्रबंधन जो है ये मुख्यमंत्री जी स्वयं देखें, ये मैं कहना चाहता हूँ। HRTC ड्राइवर कंडक्टर जो है वो हड़ताल पे हैं सर, क्या कहेंगे? शिमला में भी उन्होंने धरना दिया था। नहीं, हड़ताल पर तो पिछले 2 सालों में तमाम लोग हैं, कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, समाज का हर वर्ग जो है वो प्रताड़ित है और किसी न किसी रूप में वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़
गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ। कुर्सी देना बेटा।